हेलो साथियों। हम आपके प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारी प्रजामंडल की सीरीज चली थी, इस प्रजामंडल की सीरीज में हमने सबसे पहले आपके प्रजामंडल क्यों हुए, प्रजामंडल होने के कारण क्या रहे, उनके बारे में चर्चा की थी। फिर कौन सा प्रजामंडल कब कब बना था उसके बारे में अध्ययन। फिर हमने आपके एक एक प्रजामंडल के बारे में चर्चा करनी प्रारंभ की थी और फुल डिटेल के साथ एक एक तथ्य के साथ प्रत्येक प्रजामंडल का अध्ययन कर रहे। सबसे पहले हमने देखा कि आपके 1931 ईस्वी में दो प्रजामंडल बने थे, बूंदी और आपका जयपुर प्रजामंडल, जिसके बारे में हम आपका अध्ययन कर। उसके बाद में 1934 ईस्वी में भी आपके दो प्रजामंडल बने थे, मारवाड़ और आपका हड़ौती प्रजामंडल। उन प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन किया। 1936 ईस्वी में आपके दो प्रजामंडल बनते हैं, एक बीकानेर प्रजामंडल और एक आपका धौलपुर प्रजामंडल। उन प्रजामंडलों के बारे में हमने आपका पढ़ा। फिर मैंने बताया कि 1938 में राजस्थान में सबसे अधिक प्रजामंडल बने थे, क्यों बने थे, और सबसे अधिक आपके 5 प्रजामंडल बनते। उन 5 प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन किया था आपके करौली प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और आपका मेवाड़ प्रजामंडल। तो 1931 के दो प्रजामंडल पढ़ चुके हैं हम आपके। 1934 के दो प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, 1931 के जयपुर बूंदी और 1934 के आपके मारवाड़ और हड़ौती। 1936 के दो प्रजामंडलों के बारे में हमने आपका अध्ययन किया, बीकानेर प्रजामंडल और आपका धौलपुर प्रजामंडल। 1938 में 5 प्रजामंडलों का अध्ययन किया आपके, करौली, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और आपका मेवाड़। कहने का मतलब 2 2 4 2 6 और 5 11 प्रजामंडल के बारे में हम आपका अध्ययन कर चुके। 1938 के बाद में हमने देखा था कि 1939 में प्रजामंडल का गठन होता और 1939 में आपके 3 प्रजामंडल बनते, आपके किशनगढ़, सिरोही और आपके कोटा प्रजामंडल। तो आज हमें आपके 1939 में जो आपके 3 प्रजामंडल बने हैं, किशनगढ़, सिरोही और आपके कोटा प्रजामंडल। अब आपके जो प्रजामंडल है छोटे छोटे प्रजामंडल है, पर इनके बारे में भी हमें आपका अध्ययन करना है। तो आज हम आपके विधिवत रूप से इन प्रजामंडलों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे आप किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आपका? किशनगढ़ प्रजामंडल। की किशनगढ़ प्रजामंडल कौन बनता है, कौन इसके संस्थापक है, अब हमें उस बात के बारे में आपकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपके किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल। इस किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में कोई ज्यादा कुछ बातें नहीं है। किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में हमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन कब होता है, पहली बात, और दूसरी बात हमें यह याद रखनी है कि किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन। तो सबसे पहले जब बात आएगी कि किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, तो जब आपके गठन की बात आएगी तो मैंने बता दिया कि गठन कब हुआ। तो अगर पूछा जाए कि गठन या कब हुआ इसका गठन, तो आपको जब गठन की बात आएगी तो सबसे पहले याद रखना है कि किशनगढ़ प्रजामंडल का जो गठन है वो आपके 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1939 ईस्वी में आपके किशनगढ़ प्रजामंडल का क्या होता है? तो किशनगढ़ प्रजामंडल का आपका गठन होता है। इसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ, पर इसके संस्थापक कौन है? जब किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक की बात आएगी कि इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, किसने इसका गठन किया, तो आप 2 व्यक्तियों के नाम याद रखोगे। एक तो आपके कांतिलाल चौथानी। कौन? आपके कांतिलाल चौथानी, ये लो साहब कांतिलाल चौथानी। और एक याद रखोगे जमाल साहब। किसको? आपके जमाल साहब। तो 2 व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है किशनगढ़ प्रजामंडल में, कि कांतिलाल चौथानी और आपके जमाल साहब। बस किशनगढ़ प्रजामंडल में इतने ही बातें याद रखनी है कि किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन कब होता है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन आपका 1939 ईस्वी में हुआ। पर किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो जब संस्थापक की बात आए तो आप याद रखोगे एक कांतिलाल चौथानी और दूसरे व्यक्ति है जमाल शाह। तो कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह आपके किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है। और कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने
किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया। बस इतनी थोड़ी सी बातें याद रखनी है। कौन से प्रजामंडल से? आपको किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल के बाद में अगला प्रजामंडल है आपका सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। जब सिरोही प्रजामंडल की बात आएगी ना, तो सिरोही प्रजामंडल के बारे में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि सिरोही प्रजामंडल का गठन कब हुआ। तो जब सिरोही प्रजामंडल के आपके गठन की बात आएगी ना, तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि इसका गठन कब हुआ। जब सिरोही प्रजामंडल का गठन की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि सिरोही प्रजामंडल का गठन 1934 ईस्वी। अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे 1939, वो भी बताऊंगा, पर पहले आप ध्यान रखो कि सिरोही प्रजामंडल का जो गठन हुआ है वो गठन कब हुआ था? आपके 1934 ईस्वी में इसका क्या होता है? आपका गठन होता है। फिर सर इस सिरोही प्रजामंडल का आपका जो बता रहे हो कि 1934 में बना, तो उसे 1934 में बनाया किसने था? तो जब बनाने की बात आएगी, जब संस्थापक की बात आएगी आपके, तो संस्थापक आप याद रखोगे दो व्यक्तियों का आप नाम याद रखोगे। एक तो आपके भीमा शंकर और एक वर्दी शंकर त्रिवेदी का नाम आप याद रखोगे। कौन से नाम आपके? तो एक तो आप नाम याद रखोगे वर्दी शंकर त्रिवेदी, वर्दी शंकर त्रिवेदी, और एक याद रखोगे भीमा शंकर। इन दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ा हुआ है किससे? आपके तो सिरोही प्रजामंडल। कि सिरोही प्रजामंडल आपका 1934 में बनता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी और आपके भीमा शंकर। लेकिन सिरोही प्रजामंडल मुख्य रूप से कोई कार्य नहीं करता है और इस सिरोही प्रजामंडल की विधिवत रूप से दोबारा स्थापना की जाती है। और इस सिरोही प्रजामंडल की जो विधिवत रूप से स्थापना हुई थी, वो विधिवत रूप से स्थापना होती है आपकी 1939 में। विधिवत रूप से स्थापना, और विधिवत रूप से इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। 1939 में इसकी विधिवत रूप से क्या की गई थी? स्थापना की थी। और किसने की थी? तो आपके गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसने? आपके गोकुल भाई भट्ट। इसीलिए आप पढ़ते हो कि जब भी आपको पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आप उत्तर लगाते हो 1939। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? आप उत्तर लगाते हो गोकुल भाई भट्ट। लेकिन कई बार जब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाएगा, सवाल को घुमाएगा और आपको पूछेगा कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उसमें अगर आपको ऑप्शन 1939 नहीं मिलता है, तो फिर आपको ऑप्शन करना है कौन सा? आपका 1934। कौन सा? आपका 1934। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934 भी मिल जाता है और 1939 भी मिल जाता है, तो आपको करना है 1939। कौन सा? आपको 1939। अगर दोनों ऑप्शन में मिलता है तो 1939 करना है, सीधा 1939 मिले तो 1939 करना है। पर अगर बाई चांस एग्जाम में अगर आपको 1939 नहीं मिलता है, तब आपको सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। संस्थापक अगर नाम मिलता है गोकुल भाई भट्ट, तो हमें गोकुल भाई भट्ट ही करना। पर अगर एग्जामिनर गोकुल भाई भट्ट नहीं दे, तब हमको वर्दी शंकर त्रिवेदी और भीमा शंकर की तरफ जाना है। तो इतनी बात भी आप याद रखो कि सिरोही प्रजामंडल का प्रारंभ में गठन तो 1934 में हुआ था। इसका जो आपका गठन किया गया था वर्दी शंकर त्रिवेदी और आपके भीमा शंकर के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था वो भी बता देता हूं। इसका आपके बॉम्बे में गठन किया गया। कहां पे गठन किया गया था? बॉम्बे में गठन किया गया था। लेकिन जब आपकी विधिवत रूप से इसकी स्थापना कब होती है, तो विधिवत रूप से इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। और 1939 ईस्वी में विधिवत रूप से इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो विधिवत रूप से इसकी स्थापना करते हैं आपके गोकुल भाई भट्ट। बस इतनी बातें याद रखनी है। कौन से प्रजामंडल से? आपको तो सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल गठन 1934 में बॉम्बे में किया गया। किसने किया? तो वर्दी शंकर त्रिवेदी और भीमा शंकर। लेकिन विधिवत रूप से स्थापना इसकी 1939 में की गई और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अगला प्रजामंडल आपका, तो अगला प्रजामंडल है आपका कोटा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? आपका कोटा प्रजामंडल।
कोटा प्रजामंडल। अब हम बात करते हैं आपके कोटा प्रजामंडल। जब कोटा प्रजामंडल की बात की जाएगी तो याद रखना सबसे पहले वही बात की कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल का गठन कब हुआ, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना हम कब पढ़ते हैं आपके 1939 में। कब हुई आपके 1939 में। गठन कब हुआ तो 1939 ईस्वी। चलो सर मान लिया 1939 ईस्वी में इस प्रजामंडल का भी गठन हुआ। पर इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जब संस्थापक की बात आएगी ना कोटा प्रजामंडल की, तो संस्थापक में आप दो व्यक्तियों के नाम याद रखो, एक नयूनराम शर्मा और दूसरे अभिन हरि। कौन आपके? एक नयूनराम शर्मा और दूसरे आपके अभिन हरि। तो नयूनराम शर्मा और अभिन हरि किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो आपके कोटा प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो लिखोगे आप संस्थापक में कौन? एक तो आपके नयूनराम शर्मा, जिनको नेनूराम शर्मा भी कहा जाता है, एक ही बात है नयूनराम या नेनूराम शर्मा, नयूनराम या नेनूराम शर्मा। और दूसरे बंदे हैं आपके अभिन हरि। कौन आपके? अभिन हरि। नेनूराम शर्मा और आपके अभिन हरि की कोटा प्रजामंडल का गठन कब होता है आपके? तो 1939 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? तो आपके नयूनराम शर्मा और आपके अभिन हरि इसके क्या है? लेकिन कोटा प्रजामंडल के साथ साथ हमें कोटा प्रजामंडल के दो अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों या सम्मेलन की भी हमें बात करनी। एक आपका 1939 ईस्वी में होता है और दूसरा आपका 1941 ईस्वी। हमें इन दोनों सम्मेलन का भी अध्ययन करना होगा कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन। जब कोटा प्रजामंडल के प्रथम सम्मेलन की बात की जाए, किसका सम्मेलन आपके? तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन। कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम सम्मेलन है आपका, ये कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन हुआ कब था? तो जब कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन पूछा जाए कि कब हुआ था, तो याद रखोगे पहला जो सम्मेलन है इसका 1939 ईस्वी में। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है आपके? 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन हो रहा है। पर यह सम्मेलन हुआ कहां पर था? तो जब सम्मेलन पूछा जाए आपसे कि कहां पर हुआ, तो कहां की बात आई तो आप याद रखोगे एक जगह पड़ती है मांगरोल। कौन सी आपकी? मांगरोल। और मांगरोल कहां पर है आपके? तो मांगरोल है बारां में। कहां पर आपके? बारां में। तो कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1939 ईस्वी में मांगलोर बारां नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर आपके? मांगरोल बारां नामक स्थान पे। इस प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी सम्मेलन के दौरान? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो जब अध्यक्षता की बात आएगी तो आप याद रखोगे नयूनराम शर्मा के द्वारा इसकी क्या की गई थी? आपकी अध्यक्षता की गई थी। तो आपका कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन आपका 1939 ईस्वी में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो आपके मांगरोल बारां नामक स्थान पर हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आपके नेनूराम शर्मा। लेकिन अध्यक्षता के साथ साथ एक बार पूछा हुआ सवाल है कि इसमें महिलाओं की अध्यक्षता किसने की, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सम्मेलन में जब महिलाओं के नेतृत्व की बात आती है कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, महिलाओं का नेतृत्व, तो जब महिलाओं के नेतृत्व की बात आएगी तो आप नाम याद रखोगे शारदा देवी भार्गव। कौन आपकी? शारदा देवी भार्गव। तो शारदा देवी भार्गव किस सम्मेलन में आपके कोटा में महिलाओं का नेतृत्व कर रही है? तो शारदा देवी भार्गव आपकी कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम सम्मेलन हुआ है 1939 ईस्वी में मांगरोल बारां में, जिसकी अध्यक्षता नेनूराम शर्मा कर रहे थे, इस सम्मेलन में महिलाओं का क्या कर रही है? आपका नेतृत्व कर रही है। तो जब महिलाओं की बात आ रही है तो हमें नाम याद रखना होगा आपके शारदा देवी भार्गव का। किसका? आपके शारदा देवी भार्गव।
इसके अलावा कोटा प्रजामंडल का द्वितीय सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय सम्मेलन। जब कोटा प्रजामंडल के द्वितीय सम्मेलन की बात हो तो आपको दो बातें याद रखनी। द्वितीय सम्मेलन, कोटा प्रजामंडल का जो द्वितीय सम्मेलन है, इस द्वितीय सम्मेलन से आपको दो बातें याद रखनी है। और वो दो बातें आपकी क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये द्वितीय सम्मेलन हुआ कब था। ये द्वितीय सम्मेलन है कब हुआ था? तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन 1939 ईस्वी में होता है और द्वितीय सम्मेलन है वो 1941 ईस्वी में होता है। कब होता है आपका? 1941 ईस्वी में। तो दूसरा सम्मेलन कब हुआ आपका? 1941 ईस्वी, 1941 ईस्वी में इसका द्वितीय सम्मेलन है होता है। इसके अलावा जब द्वितीय सम्मेलन 1941 में हुआ, पर हुआ कहां पर? जैसे पहला सम्मेलन आपके मांगरोल 12 नामक स्थान पे हुआ था, इसी प्रकार दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो दूसरा सम्मेलन हुआ था आपके कोटा में ही। कहां पर हुआ था? आपके कोटा में ही आपका इसका दूसरा सम्मेलन है होता है। इसके अलावा द्वितीय सम्मेलन में महिलाओं की अध्यक्षता, आपके द्वितीय सम्मेलन में इसका अध्यक्षता किसने की थी? सिर्फ अध्यक्षता। आपको जब अध्यक्षता की बात आएगी तो अध्यक्षता के बारे में आप याद रखोगे अभिन हरि की। किसकी? आपके अभिन हरि की, अभिन हरि की। तो इतनी बात याद रखनी है आपको द्वितीय सम्मेलन से संबंधित। अभी हमने आपके 1939 के 3 प्रजामंडल के बारे में अध्ययन किया है कि किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन 1939 ईस्वी में हुआ। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो जब किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक की बात की जाए तो थे, याद रखोगा, कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह है, वे किशनगढ़ प्रजामंडल का के है संस्थापक है। इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल, तो सिरोही प्रजामंडल का वैसे गठन तो 1934 ईस्वी में हुआ था और बॉम्बे नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? आपके बॉम्बे नामक स्थान। इसकी स्थापना करने वाले थे वर्दी शंकर त्रिवेदी और आपके भीमा शंकर। लेकिन विधिवत रूप से इसकी स्थापना कब होती है? तो विधिवत रूप से इसकी स्थापना होती है 1939 ईस्वी में और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा तीसरा प्रजामंडल आपका कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल का गठन भी कब होता है? तो 1939 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? तो नयूनराम शर्मा या नेनुराम शर्मा, एक ही बात है। तो नयूनराम शर्मा व आपके अभिन हरि के। पर कोटा प्रजामंडल के हमें दो सम्मेलनों के बारे में ध्यान रखना है। कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो आपके 1939 ईस्वी में होता है और मांगरोल 12 नामक स्थान पर। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके नयूनराम शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी और महिलाओं का नेतृत्व आपके शारदा देवी भार्गव ने किया। दूसरा सम्मेलन आपका कोटा प्रजामंडल का दूसरा सम्मेलन हो रहा है, वो कब हो रहा है? 1941 ईस्वी में हो रहा है। और 1941 ईस्वी में कहां पर हो रहा है? तो आपके कोटा नामक स्थान पर ही हो रहा है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपके तो अभिन हरि इसकी अध्यक्षता। तो हमने आज आपके 1939 के 3 प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है, किशनगढ़, सिरोही और आपके कोटा। इसके बाद में मैं जब अगले प्रजामंडल की तरफ बढ़ता हूं तो 1939 के बाद में हमने देखा था अगला प्रजामंडल आपका 1942 में गठित हुआ। कब हुआ था? 1942 में गठित। और 1942 में कौन सा प्रजामंडल गठन हुआ था? तो आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। तो आप हेडिंग लगाओ कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल। अब कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात आएगी तो वही बात सबसे पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी है। इस प्रजामंडल का एक तो गठन कब हुआ, इस प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो मैंने अभी बताया कि जब आपको कुशलगढ़ प्रजामंडल के गठन की बात पूछी जाए तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ है? आपके 1942 ईस्वी। कब हो रहा है? आपके 1942 ईस्वी। कब हो रहा है? आपके 1942 ईस्वी। इसके अलावा जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इस कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है?
तो जब आपको कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक की बात पूछी जाए तो संस्थापक में आप मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों के नाम याद रखो। एक तो आपके भंवरलाल निगम, एक आपके कन्हैया लाल और एक आपके पन्नालाल त्रिवेदी। इन 3 नामों के बारे में आप याद रखोगे कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की गठन या स्थापना है वो 1942 ईस्वी में हो रही है। पर इस कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जब थाना संस्थापक को पूछे जा कुशलगढ़ प्रजामंडल रहे तो कुशलगढ़ प्रजामंडल रा संस्थापक 3 आदमियों को आपा नाम ध्यान रखनो है। और वे कौन कौन है? तो एक तो है आपके भंवरलाल निगम। कौन? आपके भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। एक नाम थाने ध्यान रखनो है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। और एक नाम याद रखनो है थाने पन्नालाल त्रिवेदी का। पन्नालाल त्रिवेदी। इन 3 नामों का आपको ध्यान रखना है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन कब हो रहा है? आपके 1942 ईस्वी में। संस्थापक आपके भंवरलाल निगम, कन्हैया लाल और पन्नालाल त्रिवेदी। बस इतनी बात याद रखनी है। कौन से प्रजामंडल से? तो इतनी बात आपको याद रखनी है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल के बाद में आपको अगले प्रजामंडल की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रजामंडल हमने देखा था 1942 के बाद में अगला प्रजामंडल आपका 1943 में बनता है। और 1943 में एक प्रजामंडल बना था। और वो 1943 में एक प्रजामंडल कौन सा था? तो 1943 में प्रजामंडल बना था आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा? आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो अगले प्रजामंडल की आप हेडिंग लगाओ बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल। जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात है, पर आप एक बात और याद रख लेना। इस कुशलगढ़ प्रजामंडल से मेरे दिमाग में आ गई है। जब हम आगे एकीकरण पढ़ते हैं उस समय हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में उस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते। उन 3 ठिकानों में हम पढ़ते हैं, एक ठिकाना आपका नीमराना है, दूसरा आपका कुशलगढ़ है और तीसरा आपका लावा है। तो 3 ठिकानों में एकमात्र ठिकाना कुशलगढ़ है जिसमें प्रजामंडल का क्या हो रहा है? आपका गठन हो रहा है। तो यहां पर आप एक बात नोट लगा के लिख सकते हो। कई बार पूछ लिया जाए कि एकमात्र ठिकाना जिसमें प्रजामंडल का गठन हुआ। जिसमें प्रजामंडल का क्या हुआ? आपका गठन हुआ। क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा तब उस एकीकरण के समय मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाना हुआ करते। उन 3 ठिकानों में एक ठिकाना आपका नीमराना है, दूसरा आपका कुशलगढ़ है और तीसरा आपका लावा है। तीसरा आपका लावा है। तो आपका कुशलगढ़ एकमात्र ठिकाना होता है जहां पे आपके किसका गठन होता है? तो जहां पर आपके प्रजामंडल का गठन होता है। इसके बाद में आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के तहत आपके पहली बात आपको याद रखनी है, इस बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो जब बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठन की बात आई ना तो आप याद रखना कि बांसवाड़ा प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? आपके 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में गठन होता है किसका? आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन तो 1943 में हुआ। पर बांसवाड़ा प्रजामंडल के आपके संस्थापक कौन कौन है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए लोग कौन कौन है? तो जब इसके संस्थापक की बात आएगी तो आपको 2-4 नाम याद रखने, जैसे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिलाल कोठारी, विजया बहन भावासर जो एक महिला थी, धूलजी भाई। इन व्यक्तियों के बारे में आपको याद रखना है। तो कौन कौन से लोग आपके जुड़े हुए हैं इस प्रजामंडल से, बांसवाड़ा प्रजामंडल से? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की जब बात आई तो एक तो नाम आप ध्यान में रखोगे हमेशा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी।
भूपेंद्र नाथ क्या हो गए आपके त्रिवेदी। इसके अलावा आप याद रखोगे विनोद कोठारी, विनोद कोठारी, विनोद कोठारी। इसके अलावा आप याद रखोगे मणिशंकर, मणिशंकर भावसार, मणिशंकर भावसार। एक नाम आप याद रखोगे धूलजी भाई, धूलजी भाई, धूलजी भाई। और एक है आपकी महिला जुड़ी हुई, जिस महिला का नाम है आपकी विजय बहन भावसार। क्या नाम है आपके? विजय बहन भावसार। तो उस महिला का भी आप नाम याद रखो, विजय बहन भावसार, विजय बहन भावसार। तो इतना आपको याद रखना है कौन से प्रजामंडल से? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल। कि बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1943 ईस्वी। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो आपको 5 नाम याद रखने हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल से। कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, विनोद कोठारी है, मणिशंकर भावसार है, इसके अलावा धूलजी भाई है और विजय बहन भावसार। भूपेंद्र त्रिवेदी है, इसका एक समाचार पत्र है, वो भी आप याद रखें। कौन सा समाचार पत्र है? तो इनका समाचार पत्र है संग्राम। किस नाम से? आपके संग्राम। तो संग्राम समाचार पत्र किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वो ऑटोमेटिक आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित हो जाए, क्योंकि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है कौन? आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का कौन सा समाचार पत्र है? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र है आपके संग्राम नामक समाचार। इसके अलावा इस प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो आपके विनोद कोठारी है, इस विनोद कोठारी को क्या बनाया गया था? आपका अध्यक्ष बनाया गया। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया? तो आपके विनोद कोठारी को। बांसवाड़ा प्रजामंडल से महिला कौन जुड़ी हुई है? तो आप इस महिला के बारे में याद रखोगे, तो वो महिला है आपकी विजय बहन भावासार। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन 1943 में, संस्थापक आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विनोद कोठारी, मणिशंकर भावसार, धूलजी भाई और विजय बहन भावसार। ये आपका प्रजामंडल रहता है कौन सा? तो बांसवाड़ा। इसके बाद में मैं अगले प्रजामंडल की तरफ बढ़ता हूं और अगला प्रजामंडल है आपका डूंगरपुर प्रजामंडल, जो 1944 में गठित किया गया। तो अगला प्रजामंडल कौन सा हो जाएगा? आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। अब अगले प्रजामंडल की तरफ आओ आप, डूंगरपुर प्रजामंडल। इस डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है, उन फैक्टों के बारे में भी हमें याद करना। सबसे पहले जब हम आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की तरफ चलते हैं, तो डूंगरपुर प्रजामंडल के समय हमें याद रहना चाहिए कि जब डूंगरपुर प्रजामंडल कार्य पे चल रहा था, बनने की ओर अग्रसर था, बनाने के लिए प्रयासरत थे, तो उस समय यहाँ के शासक कौन हुआ करते? क्योंकि इनके शासक से कई बार सवाल बने, तो याद रखोगे इस समय आपके तात्कालीन शासक कौन? तो वो तात्कालीन शासक है आपके लक्ष्मण सिंह। कौन है आपके? लक्ष्मण सिंह। कैसे सवाल बनेगा वो अभी बताऊंगा, पर अभी आप एक बार याद रखो कि हम आपके जब डूंगरपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, तो उस समय डूंगरपुर प्रजामंडल के शासक कौन हुआ करते थे? तो उस समय डूंगरपुर प्रजामंडल जब बनने जा रहा था, उस समय डूंगरपुर के महाराजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन, डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन, जब डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन की बात आएगी तो आपको याद रखना है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में एक ही प्रजामंडल बनता है। और वो कौन सा प्रजामंडल है? तो वो प्रजामंडल है आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल जो है, इसके संस्थापक कौन है? तो जब संस्थापक की बात आएगी तो 3 नाम आप याद रखोगे। सबसे पहले तो डूंगरपुर के नाम आते आपके दिमाग में आ गए होंगे, भोगीलाल पांडे। कौन? आपके भोगीलाल पांडे। दूसरे है आपके हरिदेव जोशी। कौन है आपके? हरिदेव जोशी। और तीसरे है आपके गौरीशंकर जोशी।
तो जब इनके संस्थापक की बात आएगी तो संस्थापक में आप 3 नाम याद रखो। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में आप 3 नाम याद रखो। 3 नाम कौन कौन से? पहला नाम है आपका, और वो पहला नाम है, पहला नाम तो जब डूंगरपुर आए तो आपके याद ही आना चाहिए, भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे। दूसरे व्यक्ति है आपके हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और तीसरे व्यक्ति है आपके गौरी शंकर जोशी। गौरी शंकर जोशी। अब भोगीलाल पांडे को तो सभी याद रखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से। अगर आपके छोटे एग्जाम हुए जैसे कांस्टेबल वगैरह के, तब तो उनसे सीधा सा पूछा जाएगा कि भोगीलाल पांडे का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो डूंगरपुर। या आपके डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांडे। लेकिन जब एग्जामिनर सवाल को टफ बनाएगा तो आपको देगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। एक ऑप्शन भोगीलाल पांडे, बी ऑप्शन हरिदेव जोशी, सी ऑप्शन गौरीशंकर जोशी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई। फिर नीचे देगा आपको, इनमें से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए 1 नंबर, ऑप्शन बी 1 व बी दोनों, ऑप्शन 3 1 व 3 दोनों, और ऑप्शन डी 1 2 3 सभी। तब आपको ये तीनों नाम याद है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। इसलिए हमको सभी नामों के ऊपर याद रखनी है कि डूंगरपुर प्रजामंडल तात्कालीन शासक लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1944 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? तो भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर जोशी। अब इन व्यक्तियों के बारे में और क्या क्या बातें हैं, तो जब भोगीलाल पांडे की बात आएगी तो भोगीलाल पांडे के बारे में एक बात तो आपको याद रखनी है कि भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांडे को कहां का गांधी कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी। पहली बात कि वागड़ का गांधी कौन है? तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे। वागड़ का गांधी कौन है आपका? भोगीलाल पांडे। कि भोगीलाल पांडे को कहां का गांधी कहा जाता है? तो भोगीलाल पांडे को आपके वागड़ का गांधी। इसके अलावा भोगीलाल पांडे ने 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। 1935 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? आपकी हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। इसके अलावा आपको यह भी पूछ लिया जाए कि डूंगरपुर में जनजागृति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी हम भोगीलाल पांडे को। तो भोगीलाल पांडे से 3 बातें होगी कि भोगीलाल पांडे को डूंगरपुर में जनजागृति का श्रेय दिया जाता है, भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांडे को ने 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। अब दूसरा नाम है हरिदेव जोशी। अगर थोड़ा सा आपने पॉलिटिकल पढ़ा है, राजस्थान या भारत का संविधान पढ़ा है और उसमें राजस्थान संविधान के बारे में अध्ययन किया है, तो आपको हरिदेव जोशी आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहे, तो उनमें से एक नाम आता है आपका हरिदेव जोशी। तो याद रखोगे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे आपके? 3 बार सीएम रहे हैं राजस्थान। 3 बार राजस्थान के सीएम कौन रहे? तो 3 बार राजस्थान के सीएम रहे हैं आपके हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो डूंगरपुर प्रजामंडल। एग्जामिनर का दिमाग चला तो वो सवाल घुमाएगा और लिखेगा वह राजस्थान का कौन मुख्यमंत्री है जो आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था, तब आपके दिमाग में आना चाहिए हरिदेव जोशी। और एक फैक्ट की बात और है कि 3 बार सीएम रहते हैं, पर 3 बार सीएम रहते हुए एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम बने पर तीनों बार एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो वो कौन थे? आपके हरिदेव जोशी। इसके अलावा हरिदेव जोशी 10 बार विधायक भी रह चुके हैं। 10 बार क्या रह चुके हैं? आपके विधायक भी रह चुके हैं। कौन? आपके हरिदेव जोशी। गौरीशंकर जोशी की हम बात करें तो गौरीशंकर जोशी का एक समाचार पत्र है, और वो समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार पत्र का नाम है सेवक। तो सेवक नामक समाचार पत्र किसका है? तो सेवक नामक समाचार पत्र आपके गौरीशंकर जोशी का। सेवक समाचार पत्र किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है? तो सेवक समाचार पत्र आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है।
तो डूंगरपुर प्रजामंडल के समय तात्कालीन शासक कौन है आपके? लक्ष्मण सिंह है। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन कब हो रहा है? 1944 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? तो भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर जोशी। भोगीलाल पांडे को क्या कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। और 1935 में किसकी स्थापना की? तो हरिजन सेवा समिति। इसके अलावा हरिदेव जोशी जो राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं, पर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा हरिदेव जोशी 10 बार क्या रह चुके हैं? आपके विधायक भी रह चुके। गौरीशंकर जोशी का एक समाचार पत्र है, और वो समाचार पत्र कौन सा है? तो वो समाचार पत्र है आपका सेवक। कौन सा? आपका सेवक। इसके बाद में मैंने बताया था यहाँ के तात्कालीन शासक थे लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह एक अनोखा काम करते हैं जो अभी तक हमने, लक्ष्मण सिंह ने 1946 ईस्वी में शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सीधा सा सवाल पूछेंगे कि किस रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो आपके डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1946 ईस्वी में लगाया गया। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराजा कौन है? तो डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले आपके महाराजा लक्ष्मण सिंह। तो लिखोगे आप 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में महाराजा लक्ष्मण सिंह ने, महाराजा लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर रियासत में, डूंगरपुर रियासत में, डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। किस पर प्रतिबंध लगाया? आपके शिक्षा। जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, डूंगरपुर रियासत में जितनी भी पाठशालाएं थी उन पाठशालाओं को बंद कर दिया। जब पाठशालाओं को बंद किया जा रहा था धीरे 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 धीरे, तो एक घटना होती है, और वो घटना कौन सी है? तो पुन्नावाड़ा कांड, पुन्नावाड़ा कांड या पुन्नावाड़ा घटना। और पुन्नावाड़ा घटना आजादी के थोड़े दिन पहले ही होती है, 30 मई 1947 को। तो आप लिखोगे पुन्नावाड़ा घटना, पुन्नावाड़ा घटना। और पुन्नावाड़ा घटना का संबंध किससे है? तो डूंगरपुर रियासत। पुन्नावाड़ा घटना कब होती है आपकी? तो पुन्नावाड़ा घटना होती है आपकी 30 मई 1947 को, 30 मई 1947। पुन्नावाड़ा घटना क्या थी कि महाराजा ने आदेश पारित कर दिया है कि डूंगरपुर रियासत में जितने भी पाठशालाएं हैं उन्हें बंद किया जाए। और ऐसी एक पाठशाला पुन्नावाड़ा में चलती। तो जब पुन्नावाड़ा पाठशाला चल रही थी, तो पुन्नावाड़ा पाठशाला को बंद कराने सैनिक आए। तो यहाँ के शिक्षक हुआ करते थे शिवराम भील, और शिवराम भील के साथ मारपीट की गई। तो जो शिवराम भील के साथ मारपीट की गई है पाठशाला बंद कराने के लिए, तो वो घटना कौन सी है? आपकी पुन्नावाड़ा घटना। पुन्नावाड़ा घटना कब होती है? तो 30 मई 1947 को होती। पुन्नावाड़ा घटना का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो पुन्नावाड़ा प्रजामंडल, आपकी पुन्नावाड़ा घटना का संबंध आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। तो लिखोगे शिक्षक शिवराम भील के साथ, शिवराम भील के साथ, शिवराम भील के साथ सैनिकों द्वारा, सैनिकों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की गई। इसके अलावा इसी प्रजामंडल से एक घटना और जुड़ी हुई है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। बचपन से जब हम छोटी क्लासों में थे तब से वो घटना पढ़ते आ रहे। तब से हमारी छोटी क्लासों में एक पाठ लगता था, और आपने नाम भी सुना होगा, रास्तापाल। हर बच्चा जानता है रास्तापाल की घटना। अब जब मैं बताने जा रहा हूं तो आपके माइंड में आनी चाहिए। पहले आप नाम लिखो रास्तापाल घटना, रास्तापाल घटना, रास्तापाल घटना। और रास्तापाल घटना हुई कब थी?
तो रास्तापाल घटना हुई थी आपकी 19 जून 1947। 19 जून 19। अब रास्तापाल घटना क्या? रास्तापाल घटना का मतलब है जब लक्ष्मण सिंह ने आपके 1946 ईस्वी में पाठशाला शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है और पाठशाला बंद करने का आदेश देता है, तब भोगीलाल पांडे एक सभा करता है धोड़ो गांव में, और सभा करके डूंगरपुर रियासत में जितने भी पाठशाला संचालक थे उन्हें इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उन्हें शपथ दिलाता है कि आप पाठशाला बंद नहीं करोगे। और सभी शिक्षक शपथ भी लेते हैं कि हम पाठशाला बंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके राजाओं का, आप जब राजा आदेश निकाल देता है, उनका दबाव पड़ता है, तो धीरे धीरे सभी पाठशालाएं बंद होने लगी। इस धुड़ो गांव के सम्मेलन में एक शिक्षक भाग लेने आया था और वो था आपका नाना भाई खांट। कौन? आपका नाना भाई खांट। और नाना भाई खांट भी ये शपथ लेता है कि मैं अपनी पाठशाला बंद नहीं करूं। तो एक जगह का नाम है और उस जगह का नाम है रास्तापाल। कौन सा नाम है आपका? रास्तापाल। और इस रास्तापाल नामक स्थान पे एक पाठशाला चलती थी। कौन सी पाठशाला चलती है आपकी? रास्तापाल पाठशाला। रास्तापाल है पाठशाला कि आपके रास्तापाल पाठशाला एक पाठशाला हुआ करती थी, और उस रास्तापाला पाठशाला से संबंधित घटना है, इसलिए हम उसका नाम क्या लिखते हैं? रास्तापाल घटना। अब रास्तापाल घटना है, इसमें दो शिक्षकों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो है आपके नाना भाई खान। कौन है आपके? नाना भाई खान। चलो भाई, ये एक बंदे हैं, मास्टर है, मांड साहब जी है, नाना भाई। और एक है आपके सेंगा भाई खान। ये घटना जुड़ी हुई, सेंगा भाई खान। और एक इस घटना से करेक्टर जुड़ा हुआ है, काली बाई। कौन सा? आपका काली बाई। अब देखो घटना क्या। अब जो रास्तापाल पाठशाला चलती थी उसके संचालक थे आपके नाना भाई खान। कि जो रास्तापाल पाठशाला है उस पाठशाला के हेड या संचालक है कौन? आपके नाना भाई खान। नाना भाई का खांट का वो जगह है, नाना भाई खांट का वो घर है जिसमें आपके रास्तापाल पाठशाला चलती है। उसमें पढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? तो पढ़ाने का कार्य करते हैं सेंगा भाई खान। उसी पाठशाला की एक छात्रा है और वो छात्रा कौन है? आपकी काली बाई। अब घटना क्या हुई? जब लगभग सभी पाठशालाएं बंद हो गई, लेकिन उस समय आपकी रास्तापाल पाठशाला चल रही, इसलिए लक्ष्मण सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और इस रास्तापाल पाठशाला को बंद करवा के। इसलिए रास्तापाल पाठशाला को बंद करवाने के लिए राजा का आदमी आया, और राजा का आदमी आया तो 12 बैठे कौन भाई तरो? नाना भाई खान। अंदर पढ़ान कौन लाग रहे हो? सेंगा भाई खान। और नाना भाई खान जब संचालक है बाहर बैठा है, और इससे आके सैनिक कहते हैं कि महाराजा का आदेश है इस पाठशाला को बंद किया जाए। लेकिन नाना भाई खांट कह देते कि मैं शिक्षा का अध्ययन करवाने वाला बंदा हूं, मैं शिक्षा को लोगों में बांट रहा हूं, इसलिए मैं इस पाठशाला को बंद नहीं करूंगा। जब सैनिकों के और आपके नाना भाई खांट के बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो नाना भाई खांट साफ मना कर देते हैं कि मैं पाठशाला बंद को नहीं करूं, को नहीं करूं, को नहीं करूं, ठेकी कर लो जी। तो सैनिकों को गुस्सा आया और सैनिकों ने मारपीट शुरू कर दी। किसके साथ? आपके नाना भाई खांट के साथ। और मारपीट की, और मारपीट में मृत्यु हो जाती है किसके? आपके नाना भाई खांट की। कि सैनिकों की मारपीट में नाना भाई खांट की क्या हो गई? मृत्यु। अब मैं न पढ़ावे कौन होता रहे? सेंगा भाई खांट। और सेंगा भाई खांट दौड़ गए हो, कालू नाना भाई ना मार दियो रे, नाना भाई ना मार दियो रे, नाना भाई ना मार दियो रे। जब सैनिकों ने देखा कि अंदर एक मास्टर और है, कौन? आपका सेंगा भाई। तो ये जैसे आपके उस सैनिकों की ये गाड़ी है, और सैनिकों की गाड़ी है, तो सैनिकों ने सेंगा भाई खांट को अपनी गाड़ी से पीछे बांध लिया, रस्सी से बांध लिया, और रस्सी से बांध के इन्हें पीछे घसीटा गया। अब सैनिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों में आपका भय उत्पन्न हो कि जो भी महाराजा के आदेश का पालन करेगा, नहीं करेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। मारपीट में नाना भाई खांट की तो मृत्यु हो गई, और सेंगा भाई खांट को जेवड़ी उमांद लियो, रस्सी उमांद लियो, और रस्सी उमांद के आपकी गाड़ी के गेला बांध के घसीटता हुआ लेके जा रही थी। उसी समय उस स्कूल की एक छात्रा थी काली बाई। कौन? आपकी काली बाई, जो उस दिन स्कूल नहीं आई थी, 12 वर्षीय छात्र थी, और अपने खेत से घास लेके आई थी। घास तो थे, समझ गया,
पशुओं को चराने के लिए जो लाया जाता है। उसी समय कालीबाई अपने 12 वर्षीय छात्र, तो इस विद्यालय की छात्रा थी, उस दिन स्कूल नहीं आई थी और घास लेके खेत से आ रही थी। घास क्यों काटे जा, दानती हूं, जिसे हंसिया कहते हैं, और हंसियो बिंगा आत्मो। और उसने देखा कि मेरे टीचर को, मेरे गुरु को ये सैनिक इस प्रकार से घसीट कर ले जा रहे हैं। और वे सैनिक यहाँ धीरे धीरे घसीट के ले जावा, हंसता जावा, क्या देखो हमारे आदेश का पालन नहीं करता, ले तने में बता। और जैसे ही कालीबाई ने इस दृश्य को देखा तो अपने आगे सोचा ना पीछे सोचा, और अपने हंसिए से इस रस्सी को काट दिया। जड़दनी रस्सी ने काट। अब जैसे इस रस्सी को काटा तो आपके सैनिकों को बड़ा अचंभा हुआ, और लोग आसे पासे खड़ा बे हंसने लगा कि आलियो आलियो एक छोरी जेवड़ी काटती हो। और आपके ये जो सैनिक बैठे थे, इन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ कि हमारा अपमान हो गया है। अब राजा के सैनिक का गुस्सा आ गया, घमंड वैसे ही भरा हुआ है, तो इन सैनिकों ने आपकी गोलियों की बरसात कर दी थी। किस पर? आपके इस 12 वर्षीय छात्रा, किस पर? आपके इस 12 वर्षीय छात्रा पे। और जब इस कालीबाई पे आपके गोलियों की बरसात की गई, तब लोगों का गुस्सा और भी बढ़ा। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं कालीबाई और सेंगाबाई को। सेंगाबाई को तो घसीटा गया था इसलिए बच जाते हैं, पर कालीबाई आपकी 48 घंटा के बाद में तड़प तड़प के आपकी शहीद हो जाती है। 21 जून के आसपास इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब आपके कालीबाई की मृत्यु होगी, नानाबाई की मृत्यु होगी, तो जो ये सारी घटना थी ना, ये सारी घटना किस नाम से जानी जाती है? आपके रास्तापाल की घटना के नाम से जानी जाती है। रास्तापाल घटना कब हो रही है? तो 19 जून 1947 को हो रही है। इसमें किस किस की मृत्यु हो गई थी? तो नानाबाई खान और आपके कालीबाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में आपके नानाभाई खान और कालीबाई की जो मूर्तियां हैं, वो डूंगरपुर के गेपसागर झील के किनारे लगी हुई है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। किस घटना से? तो आपके रास्तापाल घटना। अब हम इसको आपके लिख लेते हैं। समझ में तो आ गई होगी रे थारे? है समझ में आई है नहीं? हाँ, समझ में आनी चाहिए थारा भाई। एक एक चित्र कोर कोर ये था बता दिया हूं मैं कि किस प्रकार की घटना थी, किस प्रकार की घटना नहीं थी। ठीक है, तो लिखो आप इसमें रास्तापाल पाठशाला, रास्तापाल पाठशाला के संचालक, रास्तापाल पाठशाला के संचालक नाना भाई खान, नाना भाई खान की मृत्यु की मृत्यु लक्ष्मण सिंह के, लक्ष्मण सिंह सैनिकों द्वारा पाठशाला बंद करवाने आए, पाठशाला बंद करवाने आए, बंद करवाने आए, करवाने आए झड़प में हुई, झड़प में हुई। रास्तापाल पाठशाला के संचालक नाना भाई खान की मृत्यु लक्ष्मण सिंह के सैनिक पाठशाला बंद करवाने आए उसमें हुई। इसके अलावा सेंगा भाई खांट को, सेंगा भाई खांट को जब गाड़ी से बांधकर घसीटा जा रहा था, गाड़ी से बांधकर घसीटा जा रहा था, उसी समय, उसी समय 12 वर्षीय छात्रा, 12 वर्षीय छात्रा कालीबाई, कालीबाई अपने हंसिए से, कालीबाई अपने हंसिए से इस रस्सी को काट दिया, इस रस्सी को काट दिया। सैनिकों द्वारा
सैनिकों द्वारा कालीबाई पर गोलीबारी की गई। गोलीबारी की गई। जिससे वो शहीद, जिससे वो क्या हो गई, आपकी शहीद हुई। इसके अलावा वर्तमान में डूंगरपुर के केप सागर झील के किनारे, केप सागर झील के किनारे, केप सागर झील के किनारे नाना भाई खान, नाना भाई खान व कालीबाई की, कालीबाई की मूर्तियां लगी हुई। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन सा प्रजामंडल, आपका डूंगरपुर पड़े। तो आज हमने आपके 1939 के प्रजामंडल पढ़े, किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और आपका कोटा प्रजामंडल। 1942 का प्रजामंडल हमने आपका पढ़ा कौन सा, कुशलगढ़ प्रजामंडल। उसके बाद में 1943 का प्रजामंडल पढ़ा हमने कौन सा, आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसके बाद में 1944 का प्रजामंडल पढ़ा हमने कौन सा, आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। तो आज कितने प्रजामंडल पढ़ लिए हमने, आज आपके 6 प्रजामंडल पढ़े, किशनगढ़, कोटा, सिरोही, इसके अलावा कुशलगढ़, बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर। तो 11 कल पढ़े थे, 6 आज हो गए, 11 6 17 प्रजामंडल। अब आपके 3 प्रजामंडल और बच चुके। एक आपका 3 प्रजामंडल कौन से रह गए, याद आ रहा है तो आपका आप बताओ, अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा है तो। एक तो आपका रह गया प्रतापगढ़ प्रजामंडल, एक रह गया आपका झालावाड़ प्रजामंडल और एक रह गया आपका जैसलमेर प्रजामंडल। इन 3 प्रजामंडलों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।